हेलो भाई लोगों एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। भाई आज हम एक और स्क्वाड रिव्यू के साथ आ चुके हैं और आज हम फ्रांस की नेशनल टीम का रिव्यू करेंगे जो उन्होंने यूरो 24 के लिए अनाउंस किया है। तो अगर आप फ्रांस की बात करें तो 2018 में या उसके बाद की अगर आप बात करें तो उनकी गोल्डन जनरेशन चलती हुई आ रही है। हर मेजर टूर्नामेंट से पहले अगर आप बात करें फ्रांस की तो फ्रांस हमेशा फेवरेट रहती है टूर्नामेंट के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे फ्रांस के 2020 के यूरो कप की बात करें तो 2020 का कैंपेन उनका कुछ इतना अच्छा नहीं रहा था क्योंकि वो स्विट्जरलैंड से हारने के बाद पेनल्टीज में नॉकआउट हो गए थे। लेकिन अगर आप यहाँ पे फ्रांस के रिसेंट परफॉर्मेंसेस की बात करें तो फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल खेला था और किलियन एम्बाप्पे ऑलमोस्ट पुट इट अवे फ्रॉम अर्जेंटीना। तो आप कह सकते हो कि एक डिसेंट टीम है फ्रांस की और उन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया। लेकिन स्क्वाड में जाने से पहले अगर हम सबसे पहले फ्रांस की ग्रुप की बात करें तो मेरे ख्याल से ग्रुप इतना इजी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, यहाँ पे नीदरलैंड्स है और यहाँ पे पोलैंड है। अब जहाँ तक बात है नीदरलैंड्स की तो हम सबको पता है कि नीदरलैंड्स कहीं से भी इजी अपोनेंट नहीं रही है। एक डिसेंट टीम रहते हैं, एक सॉलिड टीम रहते हैं और उनका जो स्क्वाड पिक हुआ है दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स इन माई ओपिनियन। उसके अलावा अगर हम बात करें ऑस्ट्रिया की तो ऑस्ट्रिया राल्फ रैगनिक के अंडर बहुत अच्छा कर रही है, उन्होंने यूरो कप के लिए भी क्वालिफाई किया। पोलैंड की अगर आप यहाँ पे बात करें तो मुझे लगता है कि अगर आप इन तीन दो टीमों से कंपेयर करें तो रिलेटिवली मुझे लगता है कि पोलैंड की एक ऐसी टीम है जो कि बाकी टीम से वीक तस्वर की जाती है। यहाँ पे स्क्वाड पे जाने से पहले सबसे पहले हम जरा यहाँ पे ड्रॉप प्लेयर्स की बात करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर्स ड्रॉप हुए हैं फ्रांस नेशनल टीम में या किन प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो राफेल वरान जो है वो जो कि रिटायर हो गए थे जिसकी वजह से वो इस वक्त फ्रांस को अवेलेबल नहीं है यूरो कप 2024 में। उसके अलावा अगर आप बात करें तो माइकल ओलिसी जो क्रिस्टल पैलेस के लिए खेलते हैं वो उनको नहीं पिक किया गया और उसके अलावा मूसा डियापी जो एस्टन विला के लिए खेलते हैं राइट विंगर है उनको भी नहीं पिक किया गया। टोडीबो जो कि नीस के लिए खेलते हैं सेंटर डिफेंडर उनको भी नहीं पिक किया गया और मालो गुस्टो जो कि राइट बैक है चेल्सी के लिए उनको भी नहीं पिक किया गया। अब अगर हम यहाँ पे स्क्वाड की बात करें तो स्क्वाड में सबसे पहले हम गोलकीपर से स्टार्ट करते हैं और मेरे ख्याल से गोलकीपर में स्ट्रेट अवे है कि माइक बेगेन जो कि एसी मिलान के गोलकीपर है इवन स्टार्ट अगर उनको इंजरी नहीं होती। अगर उनको इंजरी कोई करीब हो जाती है तो सांबा जो लेंस के गोलकीपर है वो उनकी जगह स्टार्ट कर सकते हैं। आप में से अगर किसी को सांबा का पता ना हो तो वो लेंस के लिए खेलते हैं। उन्होंने लीग वन में लेंस के लिए टोटल तकरीबन 33 गेम्स खेले और 33 गेम्स में करीब उनके 14 क्लीन शीट्स हैं। तो उससे पता चलता है कि वो हाईली रेटेड गोलकीपर है और एक अच्छे डिसेंट ऑप्शन हो सकते हैं फ्रांस के लिए अगर माइक मैगेन इंजरी की वजह से बाहर हो जाते हैं। और थर्ड गोलकीपर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अरोला जो कि यहाँ पे वेस्ट हैम के लिए खेलते हैं, कुछ टाइम पहले वो रियल मैड्रिड के लिए भी वो खेले थे। तो आई थिंक वो इतने डिसेंट ऑप्शन नहीं है बट अगेन अगर आपके दो गोलकीपर्स इंजर्ड हो जाते हैं तो वो एक डिसेंट ऑप्शन निकल के सामने आ सकते हैं। डिफेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मुझे लगता है कि डिफेंस में आप यहाँ पे टोडीबो को पिक कर सकते थे क्योंकि अगर आप ऑप्शंस देखें फ्रांस के सेंटर बैक्स में तो आपके पास सिर्फ 3 वर्ल्ड क्लास ऑप्शन निकल के सामने आते हैं। एक है आपके उपमेकानो, एक है आपके कोनाटे और एक है आपके सलीबा। अब अगर इन तीनों की बात करें स्पेशली मैं एक उपमेकानो की बात करूं तो उपमेकानो का इतना कोई अच्छा सीजन रहा नहीं है बायर्न म्यूनिख के साथ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो एक्सपोज रहे बायर्न म्यूनिख में, उन्होंने गोल्स कंसीड किए, काफ़ी ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हुई उनकी तरफ से। तो वो इतना कुछ ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि रिलायबल इस वक्त है फ्रांस के लिए। जहाँ तक बात है कुंडे की तो मुझे लगता है कि कुंडे को अगर आपने देखा हो तो मोस्टली वो राइट बैक पोजीशन पे खेलते हैं। तो यहाँ पे आप टोडीबो को एक ऐसा ऑप्शन लेके जा सकते थे। अब अगर हम यहाँ पे राइट बैक की बात करें तो राइट बैक में यहाँ पे जोनाथन क्लॉस का नाम निकल के सामने आ जाता है जो कि 31 साल के है, मार्से के लिए खेलते हैं, बहुत अच्छे राइट बैक है अगर आप इनकी क्वालिटी की बात करें तो। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे कुंडे जो है वो स्टार्ट करेंगे ओवर जोनाथन क्लॉस। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फर्लैंड मेंडी का कमबैक हुआ है क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने पिछले गेम भी देखा हो 2022 का अगर आपने वर्ल्ड कप देखा हो तो फ्रांस को लेफ्ट बैक पोजीशन में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज का सामना हुआ है। थियो हर्नांडेज नो डाउट इज़ वन ऑफ द ग्रेट्स, लेकिन अगर आप देखें तो थियो को भी इंजरीज़ के मसले बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से आपने देखा हो कि 2022 का वर्ल्ड कप का फाइनल कमाविंगा को लेफ्ट बैक खेलना पड़ा था जिसकी वजह से मुझे लगता है कि फर्लैंड मेंडी को कॉल अप मिला है। बट अगर आप यहाँ पे अभी भी बात करें कि कौन स्टार्ट करेगा, कौन स्टार्टिंग आपके
लेफ्ट बैक होंगे फ्रांस के लिए, तो मुझे लगता है कि थियो हर्नांडेस विल स्टार्ट ओवर फर्लैंड मेंडी। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी डिपेंड करेगी डियोंग जो है वो किस टेक्टिक के साथ जाते हैं। क्या वो अटैकिंग थ्रेड के साथ जाते हैं, वो डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाते हैं। अगर वो डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाते हैं तो आई थिंक देयर इज़ नो वन बेटर देन फर्लैंड मेंडी। लेकिन अगर वो अटैकिंग अप्रोच और डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाते हैं तो मेरे ख्याल से थियो हर्नांडेस यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे फ्रांस के लिए लेफ्ट बैक पोजीशन पे। अब अगर आप यहाँ पे मिडफील्डर्स की बात करें तो मिडफील्डर्स में फ्रांस के पास टैलेंट्स ही टैलेंट्स है। काफ़ी हाई रेटेड मिडफील्डर्स आपको फ्रांस की टीम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पे नाम आ जाता है मिडफील्डर्स में वो आ जाता है एडवार्डो कमाविंगा का। अब एडवार्डो कमाविंगा का आप सबको पता है कि एडवार्डो कमाविंगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है रियल मैड्रिड के लिए टू विन द डबल। उसके बाद आ जाते हैं मूसा फोफाना जो कि मोनाको के लिए खेलते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है, डिफेंसिव एबिलिटीज़ उनकी अच्छी है, फिजिकली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एरियल ड्यूज में वो काफ़ी अच्छे हैं, तो वो एक अच्छी इंक्लूजन हो सकते हैं डिजॉम के लिए। अब यहाँ पे अगर आप थर्ड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आ जाते हैं रेबियो का आप सबको पता है कि वो डिजॉम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फ्रांस की टीम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसके बाद जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं ऑरेलियन चौमेनी। अब आप सबको पता है कि ऑरेलियन चौमेनी काफ़ी टाइम से फ्रांस के लिए सीडीएम पोजीशन में स्टार्टर है। उन्होंने खुद को स्टार्टर प्रूव किया है और बहुत दफ़ा आपने देखा हो कि उनके आने से फ्रांस को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आप में देखने को मिला है। उसके बाद जो नाम आ जाता है सीनियर प्लेयर का एंटोन ग्रीजमैन, फ्रांस के नंबर 10, तो उनको डिजॉम जो है वो नंबर 10 के रोल पे खिलाते हैं। और अगर आपने नोटिस किया हो कि वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अटैक करते हैं तो अटैक ही करते हैं, नहीं, उनकी जो डिफेंसिव एबिलिटी है वो डिफेंस भी करते हैं, आके ट्रैक बैक भी करते हैं और अपने प्लेयर्स को हेल्प आउट भी करते हैं। तो ग्रीजमैन यहाँ पे नंबर 10 के रोल में मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो खेलेंगे। और उसके बाद आ जाते हैं पीएसजी के हाई रेटेड मिडफील्डर ज़ाए एमरी। एक बहुत बेहतरीन मिडफील्डर है और बहुत अच्छी इंक्लूजन मैं कहूँगा फ्रांस नेशनल टीम में। उसके बाद एक कमबैक हुआ है फ्रांस के मिडफील्ड में और वो हुआ है कांडे का जो कि इस वक्त अल इत्तेहाद में खेलते हैं, उनका कमबैक हुआ है। यहाँ पे देखना होगा कि उनको कितने ज़्यादा मिनट्स मिलते हैं या कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका फ्रांस की मिडफील्ड में, स्पेशली इतने हाई रेटेड मिडफील्डर्स होने के बावजूद। देखना ये होगा कि उनको डियोंग प्लेयर को मिनट्स देते हैं या तो फिर वो स्क्वाड प्लेयर ही बन के रह जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पे अटैक की बात करें तो अटैक में जो सबसे पहला नाम आ जाता है वो आ जाता है बारकोला का, जो कि पीएसजी के विंगर हैं, जो कि वाइड विंग के तौर पे खेलते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे बात करें तो राइट विंगर्स आ जाते हैं उस्मान डेम्बेले और कोमन। अगर कोमन की जहाँ तक बात है तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि डिजॉम उनको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मोस्टली वो इस वक्त बायर मुनिख के लिए भी मोस्टली सीजन इंजर्ड रहे, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि उनको कितने ज़्यादा मिनट्स मिलते हैं फ्रांस की टीम में। उसके बाद अगर आप देखें सेंटर बैक पोजीशंस पे तो यहाँ पे जीरूड आ जाते हैं। जीरूड काफ़ी की रोल पे प्ले करते हैं डिजॉम की फ्रांस के लिए और उनको एज ए स्ट्राइकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट किया है। तो सेकंड प्लेयर यहाँ पे आ जाते हैं, मुझे लगता है कि थोराम यहाँ पे खेलेंगे जीरूड की रिप्लेसमेंट के तौर पे। और उसके बाद अगर आप देखें तो कोलोमुआनी मुझे लगता है कि वो भी ऑप्शन हो सकते हैं। और लास्ट प्लेयर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो है रियल मैड्रिड प्लेयर किलियन एम्बापे। इट फील्स सो गुड टू से कि ही इज फाइनली अ रियल मैड्रिड प्लेयर। अब यहाँ पे अगर हम फ्रांस के स्टार्टिंग 11 की बात करें कि कौन से वो 11 प्लेयर्स होंगे जो कि फ्रांस के लिए स्टार्ट करेंगे यूरो कप 2024 में, तो सबसे पहले अगर हम गोलकीपर्स की बात करें तो मेरे ख्याल से माइक बेगन विदाउट अ डाउट वो स्टार्ट करेंगे और अदर गोलकीपर्स। वो एक बहुत वर्ल्ड क्लास गोलकीपर है। हाँ, उनको इंजरीज थोड़ी सी हुई है, उनको थाई इंजरी हुई है जिसकी वजह से उन्होंने कुछ मैचेस भी मिस किए एसी मिलान के लिए, बट इज़ अ ब्रिलियंट, मुझे लगता है कि गोलकीपर अगर वो फिट होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वही स्टार्टर गोलकीपर होंगे फ्रांस के लिए। अब जहाँ तक लेफ्ट बैक की बात है तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हो जाते हैं कि या तो आप फर्लैंड मेंडी को स्टार्ट करवाएं या तो आप थियो हर्नांडेस को स्टार्ट करवाएं। मुझे लगता है, जो कि मेरी ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि थियो हर्नांडेस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और फर्लैंड मेंडी बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकते हैं, डिसेंट ऑप्शन हो सकते हैं बेंच से आने के लिए, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे थियो हर्नांडेस विल स्टार्ट ओवर फर्लैंड मेंडी। जहाँ तक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक की बात है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सलीबा स्टार्ट करेंगे आर्सन के साथ। उनका बहुत ही बेहतरीन सीजन रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके डिफेंडिंग की है उन्होंने फ्रांस के लिए।
अब जो सेकंड सेंटर बैक की अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन सेकंड सेंटर बैक हो सकते हैं फ्रांस के लिए, तो वो मेरे ख्याल से होंगे कोनाटे। उसके बाद राइट बैक पे आ जाते हैं। राइट बैक के आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, जोनाथन क्लॉज और कुंडे। तो मुझे लगता है कि नो ब्रेनर, आई थिंक यहाँ पे कुंडे जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं फ्रांस के लिए। अब यहाँ पे मिडफील्डर्स की बात आ जाती है कि कौन से वो मिडफील्डर्स होंगे फ्रांस के लिए जो कि स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है कि अगर आप डबल पिवट की बात करें तो यहाँ पे आप ओरेलियन चौमेनी तो वो तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, बट यहाँ पे जो डाउट आ जाते हैं वो आ जाते हैं रैपियो और एडवार्डो कामाविंगा पे कि कौन से प्लेयर्स को वो स्टार्ट करेंगे। डिजॉम, अब अगर आप डिजॉम की बात करें तो वो इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते कामाविंगा पे। हमने पिछले कुछ गेम्स में भी देखा है, हमने पिछले वर्ल्ड कप में भी देखा था कि वो एडवार्डो कामाविंगा पे उतना ट्रस्ट नहीं करते। इट्स सैड टू सी, बट जो रियलिटी है वो रियलिटी है। तो यहाँ पे देखना होगा कि कौन स्टार्ट करते हैं, बट मैं यहाँ पे रेब्यू को रख रहा हूँ। प्रीवियस जो रिकॉर्ड है, जो डिजॉम का जो रिकॉर्ड है, उसको देखते हुए मैं यहाँ पे रेब्यू को रख रहा हूँ। मुझे लगता है कि रेब्यू विल इवेंचुअली स्टार्ट ओवर एडवार्डो कामाविंगा ओवर देयर। यहाँ पे नंबर 10 के रोल में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से एंटोन ग्रीजमैन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विदाउट अ डाउट। यहाँ पे जहाँ तक बात है लेफ्ट विंगर की, तो मुझे लगता है कि किलियन एम्बापे विल इवेंचुअली स्टार्ट। मुझे क्या लगता है, मेरे ख्याल से इस पे तो किसी को डाउट ही नहीं है कि किलियन एम्बापे विल स्टार्ट। ही इज अ कैप्टन, ही इज अ लीडर फॉर फ्रांस नेशनल टीम। स्ट्राइकर्स की अगर आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो आ जाते हैं आपके पास जीरू, एक आपके पास आ जाते हैं तुराब। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जीरू स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो प्रीवियस ईयर्स में भी डिजॉन्ग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं जीरूड पे, और जीरूड को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिनट्स खिलाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जीरूड यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ओवर तुराब। अब जहाँ तक आ जाते हैं राइट विंग पोजीशन की, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे राइट विंग पे उस्मान डेम्बेले स्टार्ट करेंगे ओवर कोमन का जैसे मैंने कहा है कि उनका कोई इतना अच्छा सीजन रहा नहीं है, मोस्टली वो बायर्न म्यूनिख के लिए इंजर्ड रहे। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो किस तरीके से कोमन को इस्तेमाल करते हैं डिजॉन्ग। तो ये थी मेरी एक्सपेक्टेड लाइनअप फ्रांस की। बाकी आप लोग बताएं, आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेड लाइनअप है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेड लाइनअप है, और आप लोगों को क्या लगता है कि फ्रांस की टीम कहां तक जाएगी। अगर आप 2020 के यूरो कप की बात करें तो 2020 में उन्होंने स्विट्ज़रलैंड से हारने के बाद पेनल्टीज़ में नॉकआउट हो गए थे, बट उनका कैंपेन 2022 का बहुत अच्छा रहा था। अर्जेंटीना के अगेंस्ट ऑलमोस्ट वो जीत गए थे, तो बट अगेंस्ट अर्जेंटीना वहाँ पे जीते। तो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि फ्रांस कहाँ तक जाएगी, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपको, और क्या एक्सपेक्टेड लाइनअप है आपकी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।